आज मैं दोस्तों इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ फिजिक्स के महत्वपूर्ण फार्मूला। जी हाँ दोस्तों, फिजिक्स से दोस्तों महत्वपूर्ण फार्मूला बताऊंगा दोस्तों, जो आपको दोस्तों हमेशा काम करेगा, क्योंकि हर जगह इसका यूज होता रहता है न्यूमेरिकल्स बनाने में, कहीं ऑब्जेक्टिव सवाल आते हैं। तो फ्रेंड्स इस सारे इस फार्मूले को देखेंगे क्या क्या है, इसका क्या सूत्र होता है। फ्रेंड्स इसको समझना क्लियर करना, वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा। वीडियो आपको अच्छा लगेगा लाइक कर दीजिएगा, कुछ सीखिएगा तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं आज के नए क्लास को। देखिए फिजिक्स का महत्वपूर्ण फार्मूला है दोस्तों, क्योंकि दोस्तों देखिए फार्मूला का तो इंपॉर्टेंस इतना है दोस्तों कि आप इस फार्मूला को याद कर लेते हैं फिजिक्स के, तो दोस्तों मैं बहुत सारी चीज़ों को हल कर सकते हैं। पहला, आप बेसन मात्रा निकालना सीख जाइएगा। दूसरा, आप बीमीय सूत्र निकालना सीख जाइएगा। तीसरा क्या, आपको ऑब्जेक्टिव सवाल आएंगे उसको बनाना सीख जाइएगा। कहीं के रिलेशन बदल रहा है, बोल रहा है कि निम्न कौन विभव और धारा में संबंध है, तो फार्मूला से बना दीजिएगा। चौथा, आप न्यूमेरिकल सोल्व करने में जल्दी करिएगा। तो बहुत सारी चीज़ों को आप सोल्व कर सकते हैं फिजिक्स के महत्वपूर्ण फार्मूला को याद करके। तो चलिए सीखते हैं हम लोग क्या इस फार्मूला। देखिए सबसे पहला तो देखा जाए तो फार्मूला तो मैं लिया हूं दूरी बराबर आखिर क्या होता है। तो फ्रेंड्स दूरी जो होता है ना वो तो चाल गुने समय का गुणनफल होता है, याद रखिएगा। क्या होता है फ्रेंड्स, दूरी जो होता है दोस्तों वो चाल इंटू समय होता है। अब जैसे देखिए फार्मूला देखिए यहाँ पे कैसे हुआ, जैसे मैं दूरी तो याद कर लिया कि दूरी बराबर चाल गुने समय होता है। अब मान लीजिए तो क्वेश्चन में आपको दे देगा चाल का मान कितने मीटर पर सेकंड दे देगा, समय का मान 3-4 सेकंड दे देगा, बोलेगा कि दूरी का मान निकालो, तो दूरी नहीं निकल जाएगा, फार्मूला याद अगर निकल जाएगा। तो दूरी का फार्मूला याद रखिएगा, चाल इंटू समय होता है। दोस्तों दूरी ना देके दोस्तों आपको विस्थापन भी दे देगा ना, विस्थापन बराबर फार्मूला, तो दोस्तों वेग इंटू समय होता है, याद रखिएगा। वेग गुना समय होता है, याद रखिएगा। कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं फार्मूला क्या कहता है। आगे दोस्तों फार्मूला हमारा वेग बराबर, तो वेग बराबर दोस्तों क्या होता है फार्मूला, विस्थापन बटा समय होता है। क्या होता है, विस्थापन बटा समय होता है। देखिए दोस्तों आपको वेग है ना, देखिए आपसे सवाल है बहुत टाइप का पूछेगा। जैसे आपका वेग का मान लीजिए ऐसा मात्रा निकालना रहेगा, तो विस्थापन का पता रहेगा, समय का तो निकाल लेंगे नहीं। अब मान लीजिए वेग का मान निकालना रहेगा, बोल देगा क्वेश्चन में कितना मीटर पर से इतना मीटर विस्थापन है और इतना समय है, तो बोले वेग निकालो, तो नहीं निकल जाएगा। तो फार्मूला याद रहेगा तभी निकलेगा दोस्तों, इसलिए याद रखिएगा, ठीक है। तो वेग का फार्मूला भी याद रखिए, क्या होता है, विस्थापन बटा समय होता है, ठीक है। याद दोस्तों चाल बराबर दोस्तों यहाँ से निकालना अब आ जा सकता है दूरी बटा समय, क्योंकि गाइज वेग और चाल एक तरह से सेम ही है, थोड़ा सा इसमें डिफरेंस होता है, और विस्थापन और दूरी तो सेम ही है, थोड़ा सा डिफरेंस होता है, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा वेग और चाल का फार्मूला। चलिए आगे बढ़ते फार्मूला को देखते हैं क्या करा। देखिए आगे दोस्तों फार्मूला मैं तीसरा में लिया हूं त्वरण बराबर, तो त्वरण बराबर फार्मूला क्या होता है, वेग में परिवर्तन बटा समय। मतलब समझे, मान लीजिए वेग 5 मीटर पर सेकंड था पहले, उसके बाद 10 मीटर हो गया, 10 मीटर पर सेकंड हो गया, यानी कि वेग बदल रहा है, 5 से 10 हुआ कुछ समय के अनुसार, तो वही त्वरण होता है। त्वरण क्या होता है, वेग में परिवर्तन बटा समय होता है, ठीक है। वेग में परिवर्तन बटा समय होता है, क्या होता है, त्वरण होता है। त्वरण का ये फार्मूला होता है, इसको याद रखिएगा। आगे दोस्तों बढ़ा जाए चौथा नंबर दोस्तों, तो ये दोस्तों चौथा नंबर फार्मूला है गति के समीकरण का, बहुत इंपॉर्टेंट है, भी आया है हर बार एग्जाम में सवाल ऐसा आए हैं, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी, गति के 3 समीकरण से। अब गति के 3 समीकरण होते क्यों कौन है, ठीक है। देखिए पहला दोस्तों क्या है, v बराबर u प्लस ए टी। पहला क्या है, v बराबर u प्लस ए टी, जहां दोस्तों v जो है ना अंतिम वेग है, u जो है ना दोस्तों प्रारंभिक वेग है, और a जो है ना दोस्तों वो त्वरण है, t दोस्तों समय है। कोई दिक्कत नहीं ना, ये दोस्तों पहला गति का समीकरण हुआ। दूसरा दोस्तों देखा जाए तो दूसरा दोस्तों होता है s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, जहां दोस्तों s जो है ना वो विस्थापन है, u जो तो प्रारंभिक वेग है, t समय है, 1/2 कांस्टेंट है, a आपका त्वरण है और t समय है। तो ये फार्मूला हो गया s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये गति का दूसरा समीकरण है। तो पता है दोस्तों आपको इससे बहुत सारे सवाल एग्जामों में हल होंगे। आपको कोई दे देगा कि इतना मीटर पर सेकंड के वेग से वस्तु गतिमान है, तो 5 सेकंड के बाद वस्तु का वेग इतना हो जाता है, तो त्वरण निकालो, दूरी निकालो। तो ऐसा सवाल इसी से हल होता है, याद रखिएगा। चलिए तीसरा दोस्तों देखते हैं गति का समीकरण क्या कहता। यह है वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as, ये तीसरा। तो भी क्या आपका भी क्या दोस्तों आपका अंतिम वेग, u प्रारंभिक वेग, 2 कांस्टेंट, a त्वरण, s विस्थापन। देखिए मैं यहाँ पे लिखा हूँ ना, v अंतिम वेग, u प्रारंभिक वेग, a त्वरण, t समय, s विस्थापन, है ना।
तो ये दोस्तों गति का आपका समीकरण कहला गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग देखते हैं फार्मूला को। आगे दोस्तों देखा था तो एक और दोस्तों फार्मूला है दोस्तों गति के समीकरण में ही आता है, SN/TH बराबर U प्लस 2n-1 इंटू A/2। आपको दे देगा ना 10वें सेकंड में वस्तु की दूरी कितना होगा, 5वें सेकंड में वस्तु तय की गई दूरी क्या होगा, तो nth डिस्टेंस होता है ना, वही इसका फार्मूला होता है SN/TH बराबर U प्लस 2n-1 इंटू A/2 होता है। ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। पांचवा दोस्तों फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बार एग्जाम में आता है, VBA मान लीजिएगा, कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं, SSC रेलवे के वगैरह ये हम तैयारी कर रहे हैं, तो याद रखिएगा। क्या वस्तु A का B के सापेक्ष वेग, आपको क्या करेगा ना, वस्तु A का वेग दे देगा 5 मीटर पर सेकंड और B का दे देगा 10 मीटर पर सेकंड, तो बोल देगा ना कि B का A के सापेक्ष वेग निकालो। तो फार्मूला याद नहीं तो कैसे निकलेगा, तो उसके लिए याद करना पड़ेगा। फार्मूला क्या होता, वस्तु A का B के सापेक्ष वेग VAB बराबर VA माइनस VB। क्या होता है, VAB बराबर VA माइनस VB। ठीक है, जब दोस्तों B का सापेक्षी वेग निकालना रहे, B के सापेक्ष निकालना रहेगा तो B की घटाइएगा, A के सापेक्ष निकालना रहेगा तो A को घटाइएगा। ठीक है, और जिसका निकालना रहेगा उसको आगे लिखते, वस्तु A का निकालना वेग ना, वस्तु A का B के सापेक्ष वेग, B के सापेक्ष वेग यानी कि A का निकालना, तो A को आगे कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए फ्रेंड्स हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे फार्मूलों को देखते हैं, देखिए क्या फार्मूला है। ठीक है, तो दोस्तों अब मैं फार्मूला दोस्तों लिया हूँ, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर हम लोग को पढ़ना है, प्रक्षेप गति, प्रोजेक्टाइल मोशन, उससे मैं फार्मूला लिया हूँ दोस्तों। देखिए गाइज मैं आपको बता दूँ, जो बच्चे क्लास 10th में पढ़ रहे हैं, 11th में पढ़ रहे हैं, 12th में पढ़ रहे हैं, उन सबके लिए फार्मूला इंपॉर्टेंट है, इसलिए ध्यान में रख के उनके लिए वीडियो बनाया गया है, इसलिए उसको नज़रअंदाज ना करें, आप इस वीडियो को देखें। ठीक है, चलिए प्रक्षेप गति उड्डयन काल, उड्डयन काल का फर्म देखिए। प्रक्षेप गति में दोस्तों क्या होता है ना, बताता हूँ आपको, थोड़ा सा बताता हूँ। कोई वस्तु को हम लोग क्या करते हैं ना, किसी एंगल पे फेंकते हैं, आप बॉल को सीधा फेंकते हैं ना, लेकिन हम लोग क्या करते हैं ना, किसी बॉल को, तोप को, बंदूक को, सबको किसी एक एंगल पे फेंकते हैं, एक सर्टेन एंगल पे फेंकते हैं, तो जो मोशन कहलाएगा ना वो प्रक्षेप गति कहलाएगा, प्रोजेक्टाइल मोशन कहलाएगा। तो उसी में ना हम लोग फार्मूला निकालते हैं कि सब अलग अलग चीज़ का। जैसे कि पहला फार्मूला है उड्डयन काल का। उड्डयन काल का मतलब क्या होता है, उड़ान काल। उड़ान का मतलब कोई वस्तु को फेंके हैं तो कितना सेकंड के बाद, कितना टाइम के बाद वो नीचे गिरेगा, कितना टाइम के बाद वो नीचे गिरेगा, उसको कहते हैं उड्डयन काल। तो इसका तो फार्मूला हमारा होता है क्या, देखिए 2u sin θ/g होता है। फार्मूला क्या होता है, 2u sin θ/g होता है। किसका फार्मूला होता है, उड्डयन काल का। उड्डयन का मतलब टाइम ऑफ फ्लाइट, उड़ान काल। ठीक है, 2u sin θ/g होता है, यानी कि इतना से इतना टाइम के बाद वस्तु को जो फेंके है ना वो नीचे गिर जाएगा। ठीक है, गिर जाएगा। चलिए आगे पढ़ा जाए फार्मूला, अधिकतम ऊंचाई का फार्मूला, या सिर्फ ऊंचाई बोल सकते हैं। ये ऊंचाई का फार्मूला क्या है, जैसे मान लीजिए वस्तु का बॉल, गेंद को फेंके हैं तो भाई अधिकतम कितना ऊंचाई तक जा सकता है गेंद, उसके निकालने का फार्मूला है। देखिए क्या फार्मूला, U² sin² θ/2g। क्या, U² sin² θ/2g। कोई दिक्कत, U² sin² θ/2g फार्मूला होता है। ठीक है, अधिकतम ऊंचाई का। ठीक है, तो ये दोस्तों ऊंचाई का दोस्तों, लेकिन ये जब आपका मैक्सिमम पूछेगा ना तो आपको U²/2g बताइएगा। चलिए आगे बढ़ते दोस्तों, अधिकतम क्षैतिज परास। परास का मतलब वो कितना अधिकतम दूर पे जाके गिरेगा, 5 मीटर 10 मीटर कितना दूर जाके गिरेगा, ये होता है अधिकतम क्षैतिज परास। इसका फार्मूला होता है क्या, U² sin 2θ/g होता है। क्या होता है, U² sin 2θ/g होता है। और ये दोस्तों क्या होता है, मैक्सिमम के लिए आता है। मैक्सिमम जो कि दोस्तों साइन 90/1 होता है, इसलिए 1 होकर ये हट जाएगा। ठीक है, तो U² हो गया अधिकतम परास का। आगे बढ़ा जाए दोस्तों, तो बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है अभिकेंद्रीय त्वरण का। अभिकेंद्रीय त्वरण का तो इसका फार्मूला दोस्तों क्या होता है, याद रखिएगा दोस्तों, V²/r। क्या होता है, V²/i। दोस्तों आप लोग अक्सर कार से सवारी करते होंगे, मोटरसाइकिल या बाइक चलाते होंगे, तो एक मुड़ाऊ आने पर आप झुक जाते होंगे अंदर की ओर, सेंटर की ओर। ठीक है, रोड के सेंटर की ओर, क्योंकि रोड पर जब टर्निंग आता है तब, तो वहाँ जो तुम लोग मुड़ते हैं ना, वो दोस्तों एक साथ अभिकेंद्रीय त्वरण, अभिकेंद्रीय बल के कारण ही मुड़ते हैं, उसी का ये फार्मूला है। ठीक है, चलिए आगे अभिकेंद्रीय बल का फार्मूला देखिए, ये क्या होता है, mv²/r होता है। क्या होता है, mv²/r होता है। ठीक है, mv²/r होता है। क्या फार्मूला होता है, अभिकेंद्रीय बल का। नेक्स्ट फार्मूला हमारा दोस्तों है बल का। आखिर बल का फार्मूला होता क्या, आपसे कोई पूछेगा बल बड़ा फार्मूला बताओ, क्या होगा, मुंह फाड़ दीजिएगा नहीं पता रहेगा तो, लेकिन पता रहेगा तो बता देंगे, फटफट बोलेंगे। क्या होता है बल का फार्मूला, बल बड़ा फार्मूला होता है द्रव्यमान गुने त्वरण। क्या होता है,
बल बराबर द्रव्यमान गुने त्वरण। द्रव्यमान को m से डिनोट करते हैं, त्वरण को a से करते हैं, तो F बराबर m में होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है फ्रेंड्स हमारा संवेग मोमेंटम। तो याद रखिएगा दोस्तों संवेग का फॉर्मूला क्या होता है, द्रव्यमान गुना वेग। क्या होता है, द्रव्यमान गुना वेग होता है। किसका फॉर्मूला होता है, संवेग का होता है, यानी कि m इंटू भी बराबर p होता है। नेक्स्ट में हमारा कार्ज यानी वर्क। तो वर्क का दोस्तों फॉर्मूला होता है बल गुने विस्थापन। क्या होता है, बल गुने विस्थापन, यानी बल और विस्थापन को गुना कर देंगे तो कार्ज का फॉर्मूला आ जाएगा। ठीक है, कार्ज का वैल्यू आ जाएगा। सबको कोई क्वेश्चन में बल का मान दे देगा 10 न्यूटन 20 न्यूटन, विस्थापन देगा 5 मीटर 6 मीटर, तो वहाँ से बोल देगा कार्ज का मान निकालो, तो इस फॉर्मूला का अकॉर्डिंग हम लोग निकाल लेंगे। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, W बराबर F डॉट एस। एस मतलब विस्थापन होता है, एक मतलब फोर्स होता है। नेक्स्ट हमारा आ तो गतिज ऊर्जा। इसका फॉर्मूला दोस्तों होता है अपना हाफ mv²। क्या होता है, हाफ mv²। दोस्तों जहाँ m जो है दोस्तों द्रव्यमान है और v आपका वेग है, तो गतिज ऊर्जा निकल जाएगा। कोई क्वेश्चन में दे देगा गतिज ऊर्जा निकालने के लिए, तो गतिज ऊर्जा निकलेगा ना, कैसे निकलेगा, हाफ mv² के फॉर्मूले पे निकलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे दोस्तों देखा जाए दोस्तों तो वो है स्थितिज ऊर्जा। तो इसका दोस्तों फॉर्मूला क्या होता है, mgh होता है, याद रखिएगा mgh होता है। जहाँ दोस्तों m वस्तु का द्रव्यमान है, g ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, और ये जो दोस्तों आपका ऊंचाई है, कहाँ से वस्तु को नीचे गिरा रहा है। जैसे देखिए यहाँ दोस्तों g का जो दोस्तों मान होगा ना वो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा, या गाइज 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर भी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे दोस्तों हम लोग बढ़ते हैं। तो शक्ति का फॉर्मूला देखते हैं कि शक्ति का फॉर्मूला क्या होता है, शक्ति निकालने का फॉर्मूला क्या होता है। तो इसका दोस्तों फॉर्मूला होता है कार्य बटा समय। क्योंकि दोस्तों आप शक्ति का परिभाषा देखेंगे, डिफिनेशन देखेंगे, तो क्या होता है, एकांक समय में किया गया कार्य शक्ति कहलाता है। तो एकांक समय में किया गया कार्य शक्ति कहलाया ना, तो ये होता है फॉर्मूला। तो आपका P बराबर फॉर्मूला क्या होता है, W/T। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों बल आघूर्ण। बल आघूर्ण मतलब टॉर्क। इसका क्या फॉर्मूला होता है, देखिए इसका फॉर्मूला दोस्तों क्या होता है, R क्रॉस F होता है। R दोस्तों क्या डिस्टेंस है, F क्या आपका बल है। तो दोस्तों क्या होता है, मान लीजिए टॉर्क क्या होता है, बल आघूर्ण। जैसे आप देखे होंगे, आप आटा चक्की गए होंगे तो वहाँ पे बाहर निकला हुआ रहता है, तो सब आपका टॉर्क पे ही डिपेंड करता है। आप जैसे घर में दरवाजे को खोलते होंगे तो वहाँ पे भी सब टॉर्क पे ही डिपेंड करता है, सब उसी पे काज करता है। तो आप जो फोर्स होता है ना और लंबवत दूरी जो होता है उसको गुणनफल को हम लोग बल आघूर्ण कहते हैं, और इसको टाउ से डिनोट करते हैं। ठीक है, टॉर्क अंग्रेजी में बोलते हैं इसको। आगे तो देखा जाए तो जड़त्व आघूर्ण, इसका क्या फॉर्मूला होता है, तो इसका फॉर्मूला होता है mr²। mr², m क्या है, वस्तु का द्रव्यमान है, r क्या है, डिस्टेंस है, दूरी है। ठीक है, नियता क्या बोल सकते हैं इसको हम लोग, त्रिज्या एक तरह से बोल सकते हैं, लेकिन त्रिज्या तो नहीं, डिस्टेंस एक तरह से होता है। तो mr² होता है जड़त्व आघूर्ण का फॉर्मूला। ठीक है दोस्तों, मैं पहले ही बता दूं दोस्तों कि दोस्तों जो फॉर्मूला दोस्तों यहाँ पे लिया हूँ इस सारे चैप्टर से लिया गया है। फिजिक्स के सारे चैप्टरों को टच करते हुए इस फॉर्मूला को लिया गया है, ताकि आप सीखते रहे, आगे बढ़ते रहे और अच्छा आपका नॉलेज मिले। ठीक है, देखिए फॉर्मूला एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हम लिया हूँ, सरल लोलक का आवर्तकाल निकालने का फॉर्मूला। आखिर सरल लोलक का आवर्तकाल फॉर्मूला निकलता कैसे, सिंपल पेंडुलम का। तो इसका फॉर्मूला होता है दोस्तों T बराबर 2π√L/g होता है। क्या होता है, सरल लोलक का आवर्तकाल का फॉर्मूला T बराबर 2π√L/g। L क्या है आपका लंबाई है सरल लोलक का, G क्या है मैंने बताया था, जहाँ जहाँ G रहेगा वहाँ 9.8 या 10 समझिएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर त्वरण, गुरुत्वीय त्वरण करते हैं इसको। ठीक है, ये फॉर्मूला हो गया सरल लोलक के निकालने का। आगे तो देखा जाए तो गुरुत्वाकर्षण बल निकालने का फॉर्मूला मैं बताया हूँ क्या होता, देखिए फॉर्मूला क्या होता, गुरुत्वाकर्षण बल निकालने का फॉर्मूला G कैपिटल M स्मॉल m बटा r²। भाई G क्या है, G ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है जिसका मान होता है 6.67 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg²। भाई कैपिटल M क्या है, देखिए गाइस गुरुत्वाकर्षण जो बल लगता है ना वो दो वस्तुओं के बीच लगता है। इसमें से मान लिया पहला वस्तु का द्रव्यमान कैपिटल M लिया हूँ और दूसरे वस्तु का द्रव्यमान स्मॉल m लिया हूँ। ठीक है, तो यही होता है गुरुत्वाकर्षण बल निकालने का फॉर्मूला। तो आपको कोई एग्जाम में प्रश्न दे देगा, बोला गुरुत्वाकर्षण बल निकालो, तो फॉर्मूला याद रहेगा तब ना बनेगा, तो इसलिए फॉर्मूला को आप याद कर लीजिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखें तो प्लायन वेग का फॉर्मूला मैं लिया हूँ। प्लायन वेग का फॉर्मूला क्या होता है, √2gre। आपको समझ में नहीं आ रहा हो कि प्लायन वेग आखिर होता क्या है, तो मैं थोड़ा सा आपको समझा दूँ, ज्ञानवर्धक बात बता दूँ कि प्लायन वेग क्या होता है।
आप लोग बॉल को फेंकते हैं ऊपर, तो फेंकने से फिर नीचे ही आ जाता है, सेव को फेंकते नीचे आ जाता है। लेकिन दोस्तों एक ऐसा वेलोसिटी होता है, एक ऐसा बेग होता है ना, उस बेग से आप बॉल को सेव को फेंकिएगा ना तो वापस आपके हाथ में नहीं आएगा, वो पृथ्वी को पार करके चला जाएगा। और जो चला गया ना जिस वेलोसिटी से, उस वेलोसिटी को कहते हैं हम लोग प्लान वेग। कोई दिक्कत? तो प्लान वेग का फॉर्मूला क्या होता है? √2g/r_e। आर ई क्या है? अर्थ का रेडियस। जी क्या है? 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 2 क्या है? कांस्टेंट है। ठीक है, तो ये हमारा क्या होगा? देखिए पढ़े ना, जी बड़ा फॉर्मूला पढ़े ना, GM/r²। तो ये यहाँ पे हो गया, तो ये आपका फॉर्मूला हो गया प्लान वेग का। चलिए आगे देखते हैं फॉर्मूला क्या है। पृष्ठ तनाव का बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, पृष्ठ तनाव। फॉर्मूला क्या होता है? बल बटा लंबाई। क्या होता है? बल बटा लंबाई। पृष्ठ तनाव का फॉर्मूला क्या होता है? बल बटा लंबाई। आप लोग वर्षा के बूंद देखो गोलाकार होता है, तो दोस्तों ये पृष्ठ तनाव के कारण ही होता है, याद रखिएगा। आगे दोस्तों देखा जाए फॉर्मूला दोस्तों कोणीय वेग है। कोणीय वेग का फॉर्मूला दोस्तों क्या होता है? तो कोण बटा समय होता है। क्या होता है? कोण बटा समय होता है। कोणीय वेग का फॉर्मूला क्या होता है? कोणीय वेग का फॉर्मूला कोण बटा समय होता है, याद रखिएगा। आगे दोस्तों बढ़ा जाए तो फॉर्मूला दोस्तों क्या है? कोणीय संवेग। तो कोणीय संवेग का फॉर्मूला क्या होता है? जड़त्व आघूर्ण गुना कोणीय वेग। जड़त्व आघूर्ण गुना कोणीय वेग के गुणनफल को क्या कहते हैं? कोणीय संवेग कहते हैं। ठीक है, कोणीय त्वरण पूछेगा तो क्या बताएंगे? कोणीय वेग बटा समय। कोणीय त्वरण पूछेगा तो कोणीय वेग बटा समय। कोणीय वेग पूछेगा तो कोण बटा समय। ठीक है, तो कोणीय संवेग है तो जड़त्व आघूर्ण गुना कोणीय वेग। आगे तो देखा जाए तो दोस्तों मैं बहुत ही फिजिक्स का इंपॉर्टेंट टॉपिक है ऑप्टिक्स, उसका मैं फॉर्मूला को टच किया हूँ। देखिए क्योंकि ऑप्टिक्स से बहुत सारे फॉर्मूला एग्जाम में, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में और सवाल से पूछे जाते हैं, इसलिए फार्मूला को याद करना बहुत ही आपको जरूरी है, मैंडेटरी है। देखिए पहला दोस्तों मैं लिया हूँ दर्पण सूत्र। बहुत सारे प्रश्न आपको दर्पण सूत्र से रिलेटिव आते हैं एग्जाम में। तो दर्पण सूत्र का फॉर्मूला क्या होता है? 1/f बराबर 1/b + 1/u। क्या होता है? 1/a बराबर 1/b + 1/u। भाई यहाँ पे 1/f क्या? f दोस्तों क्या है? दर्पण का दोस्तों फोकस दूरी है। भी क्या है? दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी है। और फ्रेंड्स यहाँ पे u क्या है? दर्पण से वस्तु की दूरी है। तो दोस्तों मैं आपको केयरफुली नोट करा दूं कि ये दर्पण से जो रहेगा दोस्तों, तो वहाँ पे दर्पण में प्लस रहेगा और फ्रेंड्स लेंस में माइनस रहेगा। क्योंकि फ्रेंड लेंस मतलब लो मतलब घटना, घटना मतलब निगेटिव, यानी कि लेंस सूत्र में आपका माइनस रहेगा, लेकिन वही दर्पण सूत्र में क्या रहेगा? क्या रहेगा? प्लस रहेगा बीच में। तो इसलिए कंफ्यूज मत, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहता है दर्पण सूत्र लेंस सूत्र में, लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि आपको मैं कंफ्यूजन को दूर कर दिया हूँ। लेंस मतलब लो मतलब माइनस, निगेटिव। चलिए आगे बढ़ा जा। आगे फॉर्मूला दोस्तों हमारा r बराबर 2f होता है, f बराबर r/2 होता है। r वक्रता त्रिज्या है दोस्तों और f आपका फोकस दूरी है। तो दोस्तों क्या होता है ना कि वक्रता त्रिज्या क्या होता है? फोकस दूरी का दुगुना होता है। क्या होता है? फोकस दूरी का दुगुना होता है। तो ये r बराबर 2f हुआ। यदि फोकस दूरी का मान निकालना रहेगा वक्रता त्रिज्या से, तो क्या हो जाएगा? f बराबर r/2 हो जाएगा। तो इसे फॉर्मूला को याद रखिएगा, आपको काम में आएगा। चलिए आगे बढ़ा जाए। नेक्स्ट हमारा क्या? आवर्धन क्षमता। तो दोस्तों आवर्धन क्षमता का फॉर्मूला होता है, याद रखिएगा, m बराबर -v/u या बराबर h'/h। दोस्तों ये क्या ना दर्पण के लिए, याद रखिएगा। यहाँ दोस्तों v क्या मैं अभी बताया था, प्रतिबिंब की दूरी, u क्या दोस्तों वस्तु की दूरी। और एक नया चीज दोस्तों यहाँ पे आपके लिए आया होगा h'/h। तो दोस्तों यहाँ पे h' पता क्या है? ये प्रतिबिंब की ऊंचाई है और h पता क्या है? ये वस्तु की ऊंचाई है, याद रखिएगा। ठीक है, तो ये आवर्धन क्षमता का फॉर्मूला होता है दोस्तों। दर्पण के लिए आवर्धन क्षमता निगेटिव होता है, लेकिन लेंस के लिए पॉजिटिव होता है, इसलिए यहाँ पे निगेटिव साइन आया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ा जाए। देखिए क्या फॉर्मूला आ गया है, दूरबीन की क्षमता। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला यहाँ में आता है इस ऑब्जेक्टिव टाइप के। दूरबीन की क्षमता का फॉर्मूला क्या होता है? तो FO/FE होता है। FO/FE क्या होता है? तो देखिए दोस्तों दूरबीन में दो चीज होता है, एक ऑब्जेक्टिव होता है, एक आई होता है। तो वही ऑब्जेक्टिव का फोकस और आई नेत्र का फोकस, नेत्रिका का फोकस और दृष्टिका का फोकस, इसी को जब हम लोग रेशियो करते हैं ना, तो दूरबीन का क्या आता? हमारा क्षमता आता। आगे बढ़ा जा। नली की लंबाई, दूरबीन में नली की लंबाई तो FO+FE होता है। ठीक है, दृष्टिका का फोकस दूरी और नेत्रिका का फोकस दूरी को जोड़ देंगे ना, तो हमारा क्या आ जाएगा? नली की लंबाई आ जाएगा। नेक्स्ट फ्रेंड्स हमारा दर्पण में वस्तु की चाल, तो इसका 2v होता है। देखिए तो दर्पण के दोस्तों तरफ आदि मान लीजिए वस्तु का प्रतिबिंब 5 मीटर पर सेकंड के वेग से आएगा ना, तो दर्पण में ना वस्तु की चाल 10 मीटर पर सेकंड प्रतीत होगा, याद रखिएगा। वस्तु के चाल जो होता है ना, जितना रहेगा ना
वो आपका दुगुना प्रतीत होता है प्रतिबिंब की चाल से। प्रतिबिंब का चाल 5 मीटर पर सेकंड रहेगा तो आपको दर्पण में वो दिखाई देगा दर्पण वस्तु की चाल 5 दूनी 10 मीटर पर सेकंड, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए हम लोग आगे फॉर्मूला को देखते हैं दोस्तों, बचा हुआ नेक्स्ट है दोस्तों हमारा प्रतिबिंबों की संख्या। तो दोस्तों इसका फॉर्मूला होता है 360/θ-1। प्रतिबिंबों की संख्या फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों 360/θ-1, जहाँ तो थीटा क्या हमारे दो समतल दर्पण को बीच में किसी एंगल पर रख दिया तो यहाँ पे प्रतिबिंब की संख्या इसी से निकलता है। ठीक है, इस फॉर्मूला से निकलता है। चलिए आगे तो देखा जाए तो लेंस का सूत्र, तो लेंस का सूत्र क्या आता है तो दर्पण के सूत्र सिर्फ निगेटिव लगा दीजिएगा तो लेंस सूत्र बन जाएगा, यानी कि 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। आप जानते हैं दोस्तों एफ क्या लेंस का फोकस दूरी, v क्या प्रतिबिंब की दूरी, u क्या है वस्तु की दूरी, m दोस्तों क्या आवर्धन है। तो आवर्धन का तो फॉर्मूला क्या होता है यहाँ पे v/u होता है और h डैश बाई h होता है। ये दोस्तों आपके लेंस के लिए दोस्तों आवर्धन क्षमता निकालने का दो फॉर्मूला होता है, एक लेंस के लिए होता है एक दर्पण के लिए होता है। तो लेंस में पॉजिटिव होगा दर्पण में निगेटिव होगा, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ा जाए तो ये दोस्तों हमारा लेंस की क्षमता का फॉर्मूला, लेंस की क्षमता कैसे निकलता है तो इसका निकालने का फॉर्मूला दोस्तों होता है 1/f होता है। क्या होता है 1/f होता है। f का मतलब क्या होता है तो फोकस दूरी होता है, यानी दोस्तों किसी भी लेंस के फोकस दूरी को आप उल्टा कर दीजिएगा तो क्या आ जाएगा आपका लेंस का क्षमता आ जाएगा। 100/f भी होता है दोस्तों जब आपका फोकस दूरी सेंटीमीटर में हो। ठीक है, जब f सेंटीमीटर में हो तो लेंस की क्षमता का फॉर्मूला 100/f होता है, याद रखिएगा। आगे बढ़े दोस्तों तो अपवर्तनांक का फॉर्मूला है। तो अपवर्तनांक कैसे निकलता है किसी भी माध्यम का तो sin i/sin r। sin i/sin r मतलब क्या हुआ, i दोस्तों यहाँ पे है आपतन कोण और r दोस्तों अपवर्तन कोण। ठीक है, तो आपतन कोण की जया और अपवर्तन कोण की जया के अनुपात को क्या कहते हैं अपवर्तनांक कहते हैं। ठीक है, तो इससे सब पता निकाल लीजिएगा ना। चलिए आगे बढ़ा जाए दोस्तों आगे दोस्तों देखा जाए तो लेंस की क्षमता दोस्तों क्या है P बराबर P1 + P2 + Pn। ये दोस्तों क्या जब मान लीजिए 2 3 4 5 6 लेंस दोस्तों आपको जोड़ा रहेगा, बोला कि 10 लेंस का क्षमता बताओ, ये 5 लेंस का क्षमता बताओ, तो उसके तो फॉर्मूला क्या होता है P1 + P2 + Pn डॉट डॉट। ठीक है, आगे दोस्तों बढ़ा जाए तो फॉर्मूला दोस्तों क्या वर्तनांक निकालने का एक और फॉर्मूला निर्वात में प्रकाश का वेग बटा माध्यम में प्रकाश का वेग। ये फॉर्मूला है दोस्तों क्या आता है अपवर्तनांक निकालने का। चलिए गाइज आगे हम लोग बढ़ते फॉर्मूला देखते हैं किसका आवेश का। क्यू आवेश का फॉर्मूला क्या होता है, आवेश कैसे निकलेगा दोस्तों आवेश क्या होता है दोस्तों धारा इंटू समय का गुणनफल होता है। धारा दे देगा समय दे देगा तो उसका जो गुना करिएगा दोस्तों तो आपका आवेश निकल जाएगा। आवेश का फॉर्मूला क्या होता है Q बराबर I/T होता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। आगे देखिए बढ़ा जाए आगे दोस्तों हमारा विद्युत धारा का फॉर्मूला, विद्युत धारा का फॉर्मूला क्या होता है तो इसका फॉर्मूला क्या होता है आवेश बटा समय होता है। क्या होता है आवेश बटा समय होता है, चार्ज बटा टाइम होता है विद्युत धारा का फॉर्मूला। क्योंकि हम लोग पढ़े हैं दोस्तों कि जब भी आवेश होता है चार्ज होता है लगातार कंटिन्यूसली यदि फ्लो होता है तो वहाँ से करंट फ्लो होने लगता है, तो वही होता है आवेश बटा समय धारा कहलाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट तो हमारा बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ओम का नियम। ओम का नियम बच्चों को पता नहीं रहता तो लेकिन याद कर लीजिए ओम के नियम के व्यंजक को। क्या होता है V बराबर IR। क्या होता है V बराबर IR होता है। V क्या है वोल्टेज, I क्या है करेंट, R क्या है रेसिस्टेंस यानी कि प्रतिरोध। तो ओम का नियम क्या कहता है V बराबर IR कहता है। ठीक है, ओम का नियम यही है। इसका दोस्तों यदि यहाँ से फॉर्मूला दोस्तों I का मान निकालना रहेगा तो I बराबर क्या आ जाएगा V/R। यदि दोस्तों R का मान निकालना रहेगा तो V/I आ जाएगा, ये I बटा में आ जाएगा। तो ये दोस्तों फॉर्मूला होता है ओम के नियम से। आप दोस्तों दो फार्मूला निकाल सकते हैं, करंट निकाल सकते हैं, वोल्टेज निकाल सकते हैं और रेसिस्टेंस निकाल सकते हैं। ठीक है, ओम के नियम से। आगे दोस्तों फार्मूला हम लोग देखते हैं। देखिए ये रो है दोस्तों, इसको दोस्तों क्या कहते हैं इसको रो कहते हैं। इसको दोस्तों रो को हम लोग कहते हैं दोस्तों प्रतिरोधकता। दोस्तों प्रतिरोधकता निकालने का तो ये फार्मूला है RA/L। क्या होता है फार्मूला RA/L। R दोस्तों क्या है प्रतिरोध है, ये दोस्तों क्या क्षेत्रफल है, L क्या लंबाई है। तो प्रतिरोधकता कैसे निकलता है दोस्तों प्रतिरोध और क्षेत्रफल बटा समय का प्रतिरोध गुना क्षेत्रफल बटा लंबाई निकलता है। ठीक है, प्रतिरोधकता। उसी प्रकार से दोस्तों प्रतिरोध का फॉर्मूला एक और होता है ρL/L। रो क्या है प्रतिरोधकता, L क्या है लंबाई। किसी तुम्हारा किसी तार है, तार से कोई करंट फ्लो हो रहा है तो आप जानते हैं कि तार का कुछ लंबाई होगा, कुछ होगा ना होगा, तार का कुछ लंबाई होगा ना L 5 सेंटीमीटर। या तो इस तार का कुछ तो मोटा कुछ क्षेत्रफल होगा कि नहीं होगा, ये वाला क्षेत्रफल होगा ना, तो ये तो A हो जाएगा। ठीक है, और इसका कोई रेसिस्टेंस होगा तो R हो जाएगा। तो वही दोस्तों तार के लिए ये हमारा निकल गया रेसिस्टेंस ρL/A। ठीक है, आगे दोस्तों हम लोग देखा जाए फॉर्मूला दोस्तों ये हमारा फॉर्मूला ये मैं यहाँ पे लिखा दिया हूँ दोस्तों। ये रो को क्या कहते हैं, रो को हम लोग प्रतिरोधकता कहते हैं। ठीक है,
और आर को हम लोग प्रतिरोध करते हैं, रेसिस्टेंस करते हैं। ये फार्मूला हमारा हो गया। आगे तो कुछ फार्मूला बचे थे, उसको देखते हैं क्या कहता है। आगे जो फार्मूला तो हमारा क्या है, प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम समूहन। प्रतिरोध के हम बहुत सारे जो प्रतिरोध जो क्या था ना, उसको श्रेणी क्रम सीरीज में जोड़ देते हैं बहुत सारा प्रतिरोध को, 10, 50, 60 ओम को। तो वहाँ पर क्या समतुल्य प्रतिरोध निकलता है, उसका फार्मूला देखिए क्या होता है। देखिए R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 पर डॉट RN। इसमें तो मान लीजिए तो बहुत सारा प्रतिरोध रहेगा, ये R1 5-6 प्रतिरोध दे देगा, बोला कि श्रेणी क्रम में है तो समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा। तो दोस्तों वहाँ पे फार्मूला क्या होता है ना, सारे को हम लोग जोड़ देते हैं, ऐड कर देते हैं, सिंपली ऐड कर देते हैं। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि n प्रतिरोध है श्रेणी क्रम में, तो सीधा सीधा जुट गया सब, R1 प्लस R2 प्लस R3 पर RN, ठीक है। तो श्रेणी क्रम में क्या होता है, डायरेक्टली जुट जाता है। लेकिन वही दोस्तों यदि समानांतर क्रम में पूछेगा ना, तो वहाँ तो क्या होगा ना, रेसिप्रोकल होकर जुटेगा, मतलब सबका 1/1/1 करके जुटेगा। तो समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा, 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस डॉट 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 1/RN हो जाएगा। तो श्रेणी में डायरेक्टली जुड़ जाता है, समानांतर में इन्वर्स होकर जुड़ता है, ठीक है। तो ये फार्मूला याद रखिएगा। आगे बढ़े फार्मूला दोस्तों, क्या ऊष्मा का फार्मूला, ऊष्मा कैसे निकलता है। तो ऊष्मा निकालेगा तो 3 फार्मूला होता है, H बराबर I² RT, VIT, V² R/T, ठीक है। तो ये हमारा दोस्तों हो गया ऊष्मा निकालने का। जहाँ दोस्तों I क्या करंट है, R क्या प्रतिरोध है, T समय है, V वोल्टेज है, I करंट है, T समय है, V करंट है, R प्रतिरोध है, T समय है। तो ये दोस्तों फार्मूला हो गया ऊष्मा निकालने का। एग्जाम में क्वेश्चन में दे देगा ऊष्मा निकालने के लिए, तो ये फार्मूला को याद करिएगा दिमाग में, तो आप उस क्वेश्चन को हल कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। शक्ति निकालने का दोस्तों फार्मूला 3 होता है, I² R, VI, V²/I। जैसे कुछ सर्किट का बोलेगा कि इतना पावर निकालो, या किसी मोटर का पावर निकालो, तो सब इससे निकल जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे दोस्तों देखा जाता तो क्या हमारा है, 1 किलोवाट घंटा बराबर क्या होता है, 3.6 × 10⁶ जूल होता है, याद रखिएगा। आगे दोस्तों बढ़ा जाए तो ये तो आवर्धन क्षमता निकालने का फार्मूला होता है, क्या होता है 1 + D/F होता है, जहाँ तो D क्या 25 सेंटीमीटर होता है, याद रखिएगा। ये आवर्धन क्षमता निकालने का फार्मूला होता है। आगे दोस्तों बढ़ा जाए तो आवृत्ति निकालने का फार्मूला, आवृत्ति क्या होता है, फोकस दूरी होता है, सॉरी आवृत्ति फ्रीक्वेंसी होता है। इसका निकालने का फार्मूला क्या दोस्तों, आवृत्ति कैसे निकाला दोस्तों, आवर्तकाल के उल्टा को क्या कहते हैं, आवृत्ति कहते हैं। आवर्तकाल के विलोम को क्या कहते हैं, आवृत्ति कहते हैं। आगे कोणीय आवृत्ति, आवृत्ति तो निकल जाएगा, लेकिन कोणीय आवृत्ति कैसे निकलेगा, तो ओमेगा जो होता है इसको डिनोट करते हैं, ये 2π/T होता है, क्या होता है 2π/T होता है कोणीय आवृत्ति, ठीक है। आगे दोस्तों देखा जाए तो तरंगदैर्घ्य का फॉर्मूला क्या होगा, चाल बटा आवृत्ति, या वेग बटा आवृत्ति क्या कहते हैं, तरंगदैर्घ्य कहते हैं। आगे दोस्तों देखा जाए तो सरल लोला का आवर्तकाल क्या होगा, तो मैं अभी बताया था, तो 2π√L/g बताया था अभी। नेक्स्ट तुम्हारा दाब, प्रेशर कैसे निकलेगा, तो इसका फार्मूला होता है दोस्तों बल बटा क्षेत्रफल, ठीक है। P बराबर F/A होता है, ये निकालना प्रेशर का फार्मूला होता है। आगे कुछ फार्मूला बचा तो उसको देख लेते हैं दोस्तों। आगे दोस्तों देखा जाता तो ये भार का फार्मूला है। भार दोस्तों देखिए, भार द्रव्यमान नहीं है, ये भार है दोस्तों। तो भार का फार्मूला क्या होता है, mg होता है, जहाँ दोस्तों m क्या है, m आपका द्रव्यमान है, g क्या, g का मान ही मैं बताया था 9.8 या 10 मीटर/सेकंड²। आगे दोस्तों बढ़ा जाए, ये घनत्व का फार्मूला है। तो घनत्व का फार्मूला क्या होता है, द्रव्यमान बटे आयतन, क्या होता है द्रव्यमान बटे आयतन, m/v। नेक्स्ट ताप निकालने का फार्मूला, ताप कैसे निकलेगा, टेम्परेचर कैसे निकलेगा, तो ये फार्मूला याद रखिएगा, C - 0/100, F - 32/180, K - 273/100। ये तो ताप निकालने का फार्मूला है। C तो सेल्सियस में टेम्परेचर आएगा, F फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर आएगा, K केल्विन में टेम्परेचर आएगा। तो टेम्परेचर निकालने का फार्मूला बता दिया हूँ मैंने, निकाल सकते हैं आप। आगे Q बराबर mc ΔT, ये दोस्तों आपको दोस्तों ऊष्मा निकालने का फार्मूला, ऊष्मा की मात्रा, Q बराबर mc ΔT, जहाँ दोस्तों m क्या द्रव्यमान है पदार्थ का, C क्या पदार्थ की विशेष ऊष्मा है, ΔT दोस्तों क्या ताप में परिवर्तन है। तो इस तरह से दोस्तों आप ऊष्मा की मात्रा भी निकाल सकते हैं इस फार्मूला के अकॉर्डिंग। आगे दोस्तों देखा जाए तो संधारित्र में संचित ऊर्जा का फार्मूला मैं लिया हूँ। ये फार्मूला क्या होता है, 1/2 CV² होता है, क्या होता है 1/2 CV² होता है। यह इसका एक और फार्मूला होता है 1/2 QV,
क्या होता है 1/2 क्यूब ही होता है, ठीक है। तो संधारित्र में संचित ऊर्जा का व्यंजक होता है। नेक्स्ट है फ्रेंड श्रेणी क्रम में धारिता। अब देखिए दोस्तों, जिस प्रकार से दोस्तों मैंने श्रेणी क्रम और समानांतर क्रम में मैंने प्रतिरोध को लिया था, उसी प्रकार से दोस्तों जो संधारित्र धारिता जो होता है कैपेसिटर होता है, वो भी 2 सीरीज में जुड़ता है, एक श्रेणी क्रम में और एक समानांतर क्रम में। तो दोस्तों यहाँ पे क्या होता है ना, धारिता के लिए अलग माजरा है, धारिता के लिए अलग चीज़ होता है। धारिता के लिए जब श्रेणी में पूछेगा ना तो उल्टा करके जोड़िएगा, और वही दोस्तों समानांतर क्रम में पूछेगा ना तो सीधा ऐड करिएगा। लेकिन वही दोस्तों हम लोग देखे थे कि प्रतिरोध में क्या था, गलत चीज़ था। तो प्रतिरोध में श्रेणी में सीधा जुड़ जाता है, समानांतर में उल्टा जुड़ता है, लेकिन वही धारिता के लिए श्रेणी में उल्टा जुड़ता है और समानांतर में सीधा जुड़ता है। तो गाइज इस वीडियो में मैंने आपको फिजिक्स के लगभग सारे फॉर्मूले को बता दिया हूँ। आप देख सकते हैं कि वीडियो थोड़ा सा लंबा पड़ा है, ठीक है, 30-32 मिनट का वीडियो पड़ा होगा, आधा घंटा का वीडियो है। लेकिन मैं दोस्तों आधा घंटा वीडियो नहीं है, ये पूरा फिजिक्स का आपको फॉर्मूला है दोस्तों। ये वीडियो आप देख लीजिएगा ना तो आपको आगे किसी का देखना नहीं पड़ेगा, ये मैं अपना गारंटी के साथ कर सकता हूँ, क्योंकि मैं इसमें सारे फॉर्मूला को सिलेक्ट किया हूँ। आप देख सकते हैं मैंने सारे चैप्टरों को टच किया हूँ। ऐसा नहीं है कि ऑप्टिक्स बता दिया, करंट बता दिया, आप सबको छोड़ दिया, नहीं दोस्तों, मैं सारा चीज़ बताया हूँ ताकि आप अच्छे करें, आगे बढ़ते रहें, पढ़े लिखें। इसलिए दोस्तों सारा बता दिया हो ना, कोई दिक्कत नहीं ना। तो आज तक के बस इतना ही दोस्तों। आज का वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा, कुछ सीखे ही होंगे, तो प्लीज़ यार देरी क्यों, सब्सक्राइब कर दें हमारे चैनल ऑप्शन स्टडी को, ताकि ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो आप सबसे पहले पहुँचते रहेंगे। तो फ्रेंड्स वीडियो को शेयर करिए अपने फ्रेंड्स कलीग्स के साथ जो आपके साथ पढ़ते हैं, ताकि आपके फ्रेंड्स वो भी सीखेंगे, वो भी आगे बढ़ते रहेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिएगा। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर।